अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के मुकदमात में इस वक्त मौशी मुकदमा है, कानूनी मुकदमा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके हवाले से मुकदमा है। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट नहीं इस वक्त आ रही, बहुत ज़ौक़ शौक़ से लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो एक बहुत बड़ा मुकदमा है। लोगों की बेरोज़गारी का मुकदमा है। लोग किस तरह से इस वक्त बहुत कसम पुष्टी की सी हालत में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुकदमा है। और कुछ एक मुकदमा हमारे अपने चैनल का भी है। जनाब हमारे ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब को कल रात गए FIA ने हिरासत में ले लिया, उनकी रिहाइश का मीडिया टाउन इस्लामाबाद से। और इसमें जो एक अफसोसनाक पहलू है वो ये कि हम हक़ आज़ादी राय दही की तो बहुत बात करते हैं, हम ये तो बहुत कहते हैं कि सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, तज्ज़िया निगारों को, जर्नलिस्ट को एक मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी को भी सवाल कर सकें। जहाँ पे वो निज़ाम में कोई झोल देखें, गलती देखें, वो हुकूमत वक्त को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और ये एक वॉच डॉग का किरदार जो मीडिया का भी है, जिस तरह नैब का उसूली किरदार तो ये होना चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी करे और पूरी तरह से वो पूछे लोगों से। तो आप देखते हैं कि कई जगहों पर वीक प्रोसिक्यूशन और कई जगहों पे ऑब्वियसली फॉल्स केसेस की वजह से जो जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी है वो मामला भी मनो मिट्टी तले दब जाता है। सिमिलरली अब पाकिस्तान में मीडिया पर जो कदगने पिछले 1.5 साल से देखने को मिली वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। पहले भी, उससे पिछले दौर में भी कभी भी कोई हुकूमत वक्त खुश नहीं होती कि आप उन पर तनकीद करें, उनको सवाल पूछें। वो ज़रूर किसी न किसी तरह अपनी गलतियों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खालिद जमील साहब को जिस तरह बग़ैर किसी किस्म की प्रायर इंटीमेशन के ना कोई नोटिस भेजा गया, ना कोई इन्फॉर्म किया गया कि आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई मामला है जो नागवार गुजरा है, इस सब की ये जितनी भी कानूनी प्रोसीजर फॉलो किए बग़ैर, ये सारे कानूनी स्टेप्स जो थे इनको बाईपास करते हुए अचानक से बस खालिद जमील साहब को जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया उनकी रिहाइशगाह से। और इसमें जो जिस कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया है वो मुतनाज़ा पीका एक्ट है, जिसकी दफ़ात इसमें शामिल हैं, जिनके तहत इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और आज उनको अदालत में पेश भी किया गया। मकामी अदालत के जज बशीर भट्टी साहब की अदालत में आज वो पेश हुए और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा FIA ने। इसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनके गैजेट्स, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक की रसाई का भी उन्होंने इजहार किया कि हमें ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें इन सब की रसाई चाहिए। अलबत्ता 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। अब इसमें हक़ आज़ादी राय दही के जो अलमबरदार हैं उनकी मेजॉरिटी इस वक्त बिल्कुल खामोश है। प्रॉब्ली इसलिए कि खालिद जमील साहब का, हर शख्स का ऑब्वियसली एक नुक्ता नज़र होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चूँकि उनका नुक्ता नज़र उन मेजॉरिटी ऑफ दोज लेजेंडरी, वो जो क्या हैं, वो जो अलम बरदार हैं, जो उसकी शम्मा लेकर हमें चलते हुए नज़र आते हैं कि जी हम हक़ आज़ादी राय दही के गार्डियंस हैं, वो आज बिल्कुल इस पर खामोश हैं। जिन सहाफ़ी हज़रात ने उनके लिए आवाज़ उठाई उनको हम बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं। जिन सहाफ़ती तंजीमों ने आवाज़ उठाई उस पर भी हम जो है उस एक खुशी का इजहार है हमें इस बात पर हम करना चाहेंगे कि कम अज़ कम एक यूनिटी की तरफ कुछ लोग तो बढ़े। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ पर कोई गलत बात करे, जहाँ पर कोई अपनी लाइन क्रॉस करे, जहाँ पर कोई ऐसी बात करे जो कि रियासत को नागवार गुजरे, वहाँ पर ज़रूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस बात का तयन करने से पहले इस बात का तयन ज़रूरी है कि आखिर रेड लाइन है कौन सी, और आखिर कौन सी ऐसी बात खालिद जमील साहब ने कही थी जिस पर FIA ने जनाब पीका कानून को जो है वो उसकी दफ़ात शामिल करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और इसमें इस FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 भी शामिल की गई है जो कि अवाम में इज़्तिराब या फसाद भड़काने से मुताल्लिक़ है। तो इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसका आगे अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस तरह से तो अगर सहाफ़ियों को FIA यूँ उनकी ज़ुबानबंदी करने चला तो फिर तो अल्लाह के हवाले पूछ लिया, फिर तो सहाफ़ी ज़रूर ही सवाल पूछेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में और ज़रूर ही हुकूमत वक्त को चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम में नाज़रीन ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही अहम जो कि आप सबके इंटरेस्ट का मौजू है, और वो है आप सबका घर का बजट, कि घर का बजट दुरुस्त किस तरह से किया जाए और पाकिस्तान के जो मौशी मामलात हैं
वो कब हल होंगे, उसके शॉर्ट टर्म हल क्या हैं, उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं, मीडियम टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमें पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मईशत ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब इशफाक तोला साहब। तोला साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से हर शख्स तरह तरह की स्पेकुलेशंस कर रहा है, कौन सी स्पेकुलेशंस में सदाकत है? आइंदा आने वाले 6 से 8 माह कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद ने कहा स्पेकुलेशन कर रहा है, तो स्पेकुलेशन जो होती है ना, एक 50-50 होती है हमेशा। कि अगर फ़र्ज़ करें कोई स्पेकुलेशन कर रहा है कि जी डॉलर 400 रुपये का होगा, अगर हो गया तो कहेगा देखा मैं कहता था ना, और अगर नहीं होगा तो कहेगा देखें बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, अगर हम पहले से वार्निंग ना देते इनको तो शायद 400 का हो जाता। सही। तो इस किस्म की स्पेकुलेशन की बेसिस पे इकॉनमीज नहीं चलती हैं। मैं 12 मीडिया पे कहता हूँ कि जो अभी इक़दामात हो रहे हैं ना, ये सिर्फ इक़दामात हैं। सही। हमें पॉलिसीज़ चाहिए, और पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि कानून आपके बने हुए हैं, कानून पे किस तरीके से हम अमल करते हैं, उन अमलदारियों पे डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज़ का। अब जैसे आपने अभी कहा एक्सचेंज कंपनीज हैं, अब उनको आपने कहा कि जी 500 मिलियन रुपीस के पेड अप कैपिटल पे आप ले जाएं एक्सचेंज कंपनीज को, एक कैटेगरी, और बी कैटेगरीज वालों को कहा है कि अगर आप भी एक कैटेगरी माना चाहें तो आप 500 मिलियन पे ले आएँ। बैंकों को आपने कह दिया कि आप अपनी एक, जो बड़े बैंक हैं वो अपनी एक करेंसी कंपनी दिया। अब उसके इम्पेक्ट क्या आएंगे? 200 मिलियन रुपए क्या कम थे कि 500 मिलियन से वो कंट्रोल में आ जाएंगे? उनकी वीकनेसेस क्या थी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैंकों से गलत काम नहीं हो रहे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी कुछ बैंकों के मैनेजर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, हवाला हुंडी के केसेस में? तो इस किस्म के इक़दामात से आप बेचैनी ना करें। आपको जो चीज़ करनी है लॉन्ग टर्म पॉलिसी में, वो आपको एक्विटी क्रिएट करनी है। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास अच्छा कानून है और इस पर सही से अमलदारी करवा लें, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई, हमें मुनसल कौम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ ये मसला होता है कि हम एक कानून बनाते हैं और माइट इज़ राइट की पॉलिसी पे अमल करते हैं। जब हमारी इश्यूज आते हैं और पॉलिटिकली हम उसको फेस नहीं कर पाते, सही, तो वहाँ पर हम बेबस हो जाते हैं। जब बेबस हो जाते हैं तो फिर हम और कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। सही। अच्छा तोला साहब, हम पॉलिटिकल इश्यूज की आपने बात की, ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कमबख्ती है कि जो भी हुकूमत आ जाए, और इसमें तमाम सियासी जमातों की हुकूमतें, उनके अदवार इख्तिदार शामिल हैं, कि पॉलिटिकल डिसीजंस, अपनी पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजंस को पॉलिटिक्स के साथ लिंक कर दिया जाता है। मसलन अब पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत घट जाए तो उस पे सियासी जमातें फ़ौरन से आ जाती हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेने के, देखिए हमने आपके लिए पेट्रोल की कीमत कम कर दी। लेकिन जब बढ़ जाती है तो कहते हैं जी आलमी मंडी में चूंकि बढ़ गई लिहाजा हमें भी बढ़ानी पड़ी। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जब पेट्रोल की कीमत घटती है तो हुकूमत आती है, जब बढ़ जाती है तो अपोजिशन आ जाती है कि जी देखें इन्होंने अवाम को मार दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर आपके पास मैकेनिज़्म है और उस मैकेनिज़्म के तौर पे आप चल रहे हैं, और अगर कीमत बढ़ती है तो 100 बिस्मिल्लाह, घटती है तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर कुछ चीज़ें जो हमारे बस में है हमें उनकी तरफ देखना है। उनकी तरफ क्या देखना है कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे बैंकिंग निज़ाम का इस वक्त इन्हीं कोई वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस तो है मगर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इतनी क्रेडिबिलिटी। अब उस क्रेडिबिलिटी को आपको मेंटेन करना है या इसको इमेज को बूस्ट करना है। अब इंटरनेशनल प्राइस में अगर मार्केट में $100 का तेल हो जाता है तो वो तो कोई हिट आपके लोकली तो नहीं ले सकते, वो तो प्राइस बढ़नी है, वो तो अवाम भी समझती है बढ़नी है। सही। मगर अगर फ़र्ज़ करें पिछले कोई एक महीने में अगर 307 रुपये से डॉलर 291 का आ गया है, तो ये क्रेडिट इसलिए है कि आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ये कमी आई है। और जब ये कमी आएगी तो जाहिर बात है, अगर फर्ज करें दूसरी तरफ कीमत बढ़ेगी वही मैं कह रही हूं कि बराबर हो गया, बिल्कुल मिटिगेट हो सकती है। मगर अगर आपका इंटरेस्ट रेट यही रहा तो जाहिर बात है जो इम्पोर्टर है उसको तो आपने लोन पे लेना है और उसको मंगानी है, कुछ क्रेडिट होगा, कुछ गवर्नमेंट के उधार होंगे, कुछ सर्कुलर डेट होगा। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों को हमें देखना है कि उसको हम कैसे ख़त्म करें सही ऑब्जेक्टिविटी के साथ। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट इट।
अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नैब के कानून में जो तरमीम की थी पार्लियामेंट ने, उनका हक है, वो उन्होंने किया। अब उससे आपकी डिसीजन मेकिंग और स्लो हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फर्ज करें एक ब्यूरोक्रेट को, जब मैं प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे था, जब हम कोई चीज लेके जाते थे ना, तो ब्यूरोक्रेट डरता था कि आज मैं कोई फैसला कर लूं तो 10 साल बाद मेरे घर पे नोटिस नैब पकड़ ले। बोर्ड के मेंबर भी डरते थे। और इशू क्या होता था कि जी हम कोई फैसला कर लेंगे, कल को कोई भी गलती हो गई तो हमें तो 10 साल बाद हमारी औलादों को जवाब देना होगा और अगली नस्ल हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये चीजें आपको तदारुक करना पड़ेगा। ईमानदारी किसी के चेहरे पे या माथे पे नहीं लिखी हुई है, ईमानदारी कानून ने और सरकार ने करवानी है। यही अब हमारा यही टैक्सी ड्राइवर होता है, आप इधर इस्लामाबाद में चला लें तो वेयर्ड चलाएगा, आप उनको दुबई में लेके जाएं तो लेन भी चेंज करेगा तो इंडिकेटर वो तो जहाज से उतरते ही पूरा एक रवैया ही बदल जाता है ना। आप यूएई चले जाएं, यूके चले जाएं, यूएस के किसी एयरपोर्ट पे आप उतर जाएं तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निस्बत वो एक रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा तौला साहब, आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया। अब बहुत से लोग इस आर्ग्यू करते हैं ये बात कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए और ये जो सफ़ेद हाथी पाकिस्तान के कई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो इस वक्त लाइबिलिटी की इंतहा बन चुकी हैं, तो उनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ना सिर्फ आप नुकसान ख़त्म कर सकते हैं बल्कि आप उनको प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ बना सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को आप किस हद तक बाय करते हैं? देखिए, प्रॉफिटेबल एंटिटी तो मुझे नहीं पता, बट कम से कम नुकसान की हद तक तो मैं एग्री कर लेता हूँ। आप अगर देखेंगे ना, 2016 तक सारे डिस्कोज जो हैं, 10 डिस्कोज हैं, उनकी सारी प्राइवेटाइजेशन तैयार पड़ी हुई थी और 1-2 डिस्कोज की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है। और जब वो आ गया और जब अखबारों में जब ये छपा, तो आपको ये शायद इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है बहुत हड़ताल की कॉलें आई। जी तो जी। जनरेटिंग कंपनी जेनको जिनको हम कहते हैं और डिस्को जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं जी, उनकी हड़ताल के बायस हमें वो मामले को सर्द खाने में डाल दिया। पीआईए आपकी तैयार थी, पीआईए बड़े अरसे के बाद कोई मामला तय पाके हमने तैयार की। कराची में एक एजिटेशन हुआ और वहाँ पर कहीं किसी सिम से फायरिंग हो गई, 2 लोग शहीद हो गए, पूरा आपने पैक कर दिया। स्टील मिल आपके पास तैयार थी, एक मरतबा तो हमारी अदलिया ने उसको रोल बैक कर दिया, दूसरी मरतबा फिर तैयार थी तो फिर हमने वो दोबारा से। अब ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आज जो हुकूमत में है, कल वो अपोजिशन में होती है तो उसका स्टैंड चेंज हो जाता है। तो ये कब तक इस तरह का चलता रहेगा पहिया? इस तरह का पहिया उस वक्त तक चलेगा जब तक, आज आपने कहा कि एक पिलर सही मायनों में तर्जुमानी कर दे और इस खौफ से लोगों को और कौम को निकाल दे कि हाँ ये प्राइवेटाइज होगी तो मेरे घर के चूल्हे की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान के चूल्हा जलना चाहिए। बिल्कुल। ये मीडिया का काम है, अदलिया का काम है कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करे, आपकी ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, और अगर हकीकतन कोई गलत काम करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जरूर। मगर अगर आप ये समझेंगे जी हर केस में अगर आप एक नोटिस दे दें, जैसे एक नोटिस आया था डेट कमीशन बना था, तो आरएलएनजी प्लांट जिसमें डेट फ्री था, सही, वो डेट कमीशन ने हमें नोटिस दे दिया प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड तो को। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट क्या, अब सारा बोर्ड डर गया, बोला यार हमें तो पता ही नहीं है कि डेट कमीशन का इख्तियार है कि नहीं है। और बाद में कुछ और इख्तियार का भी तो बड़ा मसला है ना इस मुल्क में। नहीं, इख्तियार तो यही इख्तियार ने तो हमें मारा है ना। वरना 2013 से 17 तक जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे थे, और कोई भी हुकूमत आती, मैं ये नहीं कहता कि ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कोई भी हुकूमत आएगी, एक तसलसल के साथ काम चलता हो जाता और वो आप चलते रहते, ऊपर आते। अच्छा, ये पीटीआई और पीएमएलएन अब दोनों का एक बयानिया तो मिलता जुलता है। मियां साहब इंग्लैंड बैठ के कहते हैं कि नहीं, मैं जो 2013 से 17 तक का पाकिस्तान था मुझे वो वापस चाहिए, और इमरान खान ये कहते हैं कि 2018 में मुझे बहुत मुश्किल में मिला था मुल्क, और 2022 के अप्रैल तक देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, अशिया खुर्दोनोश की कीमत देखें, तो हर किसी को अपनी अपनी वो शिकायत हैं कि हमारा जो दौर था उसका तसलसल क्यों टूटा। आप ये समझती हैं, माशाल्लाह आपका इतना तजुर्बा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि मैं गलत काम करके गई। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आशारी अपनी जगह होंगे, मैं सिर्फ एक चीज़ से मैं अभी आपको इससे कंपेयर कर देता हूँ। 2013 से 16 तक हम IMF के प्रोग्राम में थे। उस अरसे में आपकी जो इंटरेस्ट रेट था वो 4 से 5% कम हुआ, इन्फ्लेशन था 4 से 5% कम हुआ, आपके रिजर्व से बढ़ गए। आपने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग, जो मेरी
इकोनॉमिक रिसर्च कहती है कि उस पीरियड के अंदर आपने 1.88 बिलियन डॉलर मार्केट से खरीद कर अपने स्टेट बैंक के रिजर्व को बूस्ट किया। आपकी मईशत स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाके क्रीप अप होके 5 तक पहुंच गई। 5.8 आपका आखिरी साल जो था वो सीपैक की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था। अब आप आ जाएं खान साहब के दौर का। मैं खान साहब, मेरा पॉलिटिक्स से शायद कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि पहले तो हमने डिसीजन मेकिंग लेट की कि IMF के प्रोग्राम में 9 महीने लेट गए। चले असद उमर साहब तब फाइनेंस मिनिस्टर। जो ये देखें, एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर एक मिनिस्टर है, पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी थी। आप गए नहीं गए वो आपकी मर्जी थी। फिर जाने के बाद आप खुद देखें आपने रिलेशनशिप क्या रखे। ये हकीकत है कि आपको कोविड मिला, ये हकीकत है कि आपने कोविड में अच्छे कुछ इकदाम कर लिए, ये हकीकत है आपने एमनेस्टी दी और $4.5 अरब आप लेके आए, ये हकीकत है आप रोशन डिजिटल अकाउंट लेके आए, ये भी हकीकत है कि आप हॉट मनी लेके आए, ये भी हकीकत है कि आपने IMF से मुआहदा करके एक मरतबा आपने नहीं माना और फिर दूसरी मरतबा मुआहदा करके पैसे लेके आपने उसकी नफ़ी की। तो ये दो फर्क ये मैंने आपको बता दिया सिर्फ IMF के प्रोग्राम से। और भी काफी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सीपैक को देख लें, सीपैक एक तरफ। अच्छा, सीपैक अब किधर रह गया है तोला साहब? अब तो देखे ना, ये केयर टेकर सेटअप कुछ कर रहा होगा, मेरे हिसाब से रीस्टार्ट हो गया था। और मेरा ख्याल है वो अब गए हुए, मेरा ख्याल है केयर टेकर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी गए हुए हैं। पता नहीं, अब देखें, अब तो SIFC एक नई चीज़ माशाल्लाह आ रही है, सऊदी अरेबिया, UAE। और सऊदी अरेबिया में अब मुझे तो एज ए प्राइवेट कंसल्टेंट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहे हैं, UAE से काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान में उन चीज़ों में कि जहाँ पर एक्सपोर्टेबल सरप्लस मिले और मेरे कंट्री को आपका एक्सचेंज मिले, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, तोला साहब का इंसाइटफुल एनालिसिस सुना और बड़ा आखिर में जो बड़ी ज़बरदस्त पंच लाइन तोला साहब की, और मैं उसी को आगे लेकर बढ़ना चाहूँगी ब्रेक की तरफ, कि अपने मुल्क की बेहतरी होते हुए देखकर हर पाकिस्तानी को एक खुशी महसूस होती है। और हमें अब ये देखना है कि हम पाकिस्तान को किस तरह से इसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के कुदरती वसाइल से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सिर्फ टैप करना है राइट अपॉर्चुनिटीज़ पे, और इंशाल्लाह ये 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की बातें यकीन कीजिए, वो होता है ना जब कोई बहुत ही गुर्बत से निकल के बहुत इमारत की तरफ चला जाता है तो सोचता है कि कभी ऐसा भी वक्त था कि मुझे 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र होती थी कि कहाँ से पूरी होगी। तो इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान का भी वो वक्त आएगा इंशाल्लाह मिन हैसुल कौम, कि जब हम सोचेंगे कि अच्छा कभी वो भी वक्त था कि 1 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर के लिए हम IMF के नखरे बर्दाश्त किया करते थे, कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन वो जब मुमकिन है कि सब लोग अपने अपने हिस्से का जो है अपना फ़र्ज़ पूरा करें। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो अभी तोला साहब ने भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि अगर कवानीन पर सही तरीके से अमल दरामद करवाया जाए तो फिर आपका एक, जब जाहिर है आइन और कानून की अगर आप शिकनी करेंगे, उसको तोड़ेंगे, पामाल करेंगे, तो ऑब्वियसली जब आपको ये ख़तरा होगा कि यू कैन लैंड बिहाइंड द बार्स, तो आप कोशिश होगी आपकी कि मैं कानून के अंदर अंदर रहकर काम करूं। तो अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद ज़रा हम कानूनी पहलू पे बात करेंगे माहिर कानून के साथ। एक बहुत इक्वली एस्टीम्ड गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेगमेंट में आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दौरे हुकूमत किसी का भी हो और इख्तदार में कोई भी सियासी जमात हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी भी हुकूमत को अपनी खामियां जब अपनी सहाफ़ी हजरात उनकी निशानदेही करते हुए दिखाई दें तो वो उसको खुशी से कबूल करें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गवर्नमेंट्स का हमने देखा कि टेम्परामेंट निस्बतन बेहतर था बाकियों की निस्बत, और कुछ बहुत एग्रेसिव रहीं। अभी सूरत हाल ये है कि चाहे निगरान हुकूमत ही है, हमारे अपने चैनल के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब खालिद जमील साहब को कल रात गए FIA ने हिरासत में ले लिया उनकी रिहाइशगाह से, और जिस तरह से जो उन पर FIR भी काटी गई वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 तक उसमें शामिल कर दी गई, जो बेसिकली तब लगाई जाती है कि अगर आप अवाम में इज़्तिराब और फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हों।
तो उनकी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया आज जब अदालत में पेशी हुई। सो उनको अदालत में पेश किया गया। एक तो ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनको अदालत में पेश कर दिया गया, वरना रीसेंट पास में इमरान रियाज खान साहब के केस में हमने देखा कि अभी तक जब से उनको हिरासत में लिया गया है उनको पेश ही नहीं किया गया। पुलिस के भी बारहा मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे और अभी भी उनके घर वालों को ये तशवीश बहरहाल बहुत ज़्यादा है कि इमरान रियाज खान एग्जैक्टली कहाँ हैं। अभी तक किसी पेशी पर भी उनको पेश नहीं किया गया, जिस हवाले से हमने बहुत बार अपने प्रोग्राम में आवाज़ बुलंद की। और आज भी खालिद जमील साहब को जिस तरह से कोई नोटिस दिए बगैर, कोई उनको इंटीमेशन पहले किए बगैर जिस तरह से उनको ज़ेरे हिरासत ले लिया गया, वो ऑब्वियसली उनके घर वालों के लिए, हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। लेकिन इसमें हम खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे अपनी सहाफ़ती तंजीमों और उनके सरबराहान को, जिन्होंने बड़ी खुलकर आवाज़ बुलंद की। और इसमें जनाब अफजल भट्ट साहब पेश हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर। अफजल भट्ट साहब, आपको हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी तक आपकी मालूमात के मुताबिक खालिद जमील साहब के केस की क्या पेशरफ्त है? मलिहा, बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि ये खालिद जमील साहब का वाकया बहुत अफसोसनाक है और जिस अंदाज में FIA ने एक्ट किया वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस पीका एक्ट का हवाला देकर ये कार्रवाई की गई, FIA ने खुद उस पीका एक्ट की धज्जियां भी खुद ही उड़ा दी है। हालांकि हम उस लॉ को ब्लैक लॉ कहते हैं और हम उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन का जिक्र भी नहीं करते जो साबिक चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने की थी कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो पहले आप PFJ के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर कार्रवाई का आगाज करेंगे। हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, हम एक कॉमन लॉ की बात कर रहे हैं। सही कि पीका एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो आप उसको नोटिस करेंगे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस। ये आम शायरी के लिए लॉ, बिल्कुल ठीक। उसको बुलाएंगे, उसके ऊपर जो इल्जाम है उसके सामने रखेंगे, वो अपनी सफाई के लिए अपनी बात करेगा और फिर अगर इदारा सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस खास तौर पर खालिद जमील साहब के वाकया में जो काम FIA ने किया वो तो खुद उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी कि एक जिस उनकी पोस्ट को बुनियाद बनाया गया है उस पर कोई नोटिस इशू नहीं हुआ और फिर जिस तरह रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए उनके घर की दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर इस तरह उनके घर में दाखिल हुए जिस तरह के किसी दहशतगर्द के घर में कोई बंदा दाखिल होता है। ये किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट थी तो FIA के हुक्काम मुझे कह सकते थे, बिल्कुल नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अनवर रजा साहब को कह देते, मौसम बिलाल को कह देते। इवन खालिद जमील एक शरीफ आदमी है, सारी उम्र उसने जर्नलिज्म किया है, उसे बुलाते। हम कभी कानून से फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करते, बिल्कुल लेकिन सही जो बात। अंदाज इख्तियार किया FIA के हुक्काम ने, लगता ये है कि इसका मकसद कोई कानूनी कार्रवाई पूरा करना नहीं था बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये एक मैसेज देना था कि अब आपकी बारी आ गई है। बिल्कुल और सही। इसलिए आज PFJ की अपील पर, हंगामी अपील पर लोगों ने बड़ा जबरदस्त रिस्पांस किया। घुटन के माहौल के बावजूद जो है लोग रात भर, जब से ये पता चला खालिद जमील साहब को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी तस्दीक करने के लिए जो तस्वीर इशू की बिल्कुल वो ये तस्वीर सिर्फ इसलिए इशू की गई कि जर्नलिस्टों को डराने के लिए कि देखे आप बड़े वाइट कॉलर लोग हैं, अब आपके साथ ये सलूक भी हो जाएगा कि आप एक मुजरम की तरह एक अपनी ही अपने खिलाफ चार्जशीट लेकर खड़े होंगे और FIA और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी दुनिया में आपको एक मुजरम के तौर पर पेश करेंगे कि आप एक
नोबल प्रोफेशन के साथ तल्लक रखने वाले जर्नलिस्ट नहीं है। एक आप क्रिमिनल हैं और आप एक क्राइम करके आप अब हमारी हिरासत में हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उसके सामने भी ये बात होनी चाहिए, DGFI और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने भी ये होनी चाहिए कि जो खालिद जमील साहब के साथ तज़ीक का अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। हम अपने आप को अनटचेबल नहीं समझते, बिल्कुल हम बिल्कुल कानून से बालातर भी नहीं समझते, लेकिन हम किसी को ये भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी के घर में इस तरह दाखिल हो जर्नलिस्ट के जिस तरह किसी क्रिमिनल के घर में दाखिल बिल्कुल। होकर अच्छा उसको अफजल हिरासत भट्ट में साहब, ये देखें, अब ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है, ये मेरा बिल्कुल अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इसमें तो कोई शक नहीं कि भले हम सहाफ़ी हों या भले कोई सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, और हम एहतसाब से भागते भी नहीं। बिल्कुल हमें पूछा जाए जहां पर हम गलती करें, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफाई किया गया है कि खालिद जमील साहब की ये पर्टिकुलर पोस्ट है, कि ये उनकी गुफ्तगू है? क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 FIR में शामिल कर लेना कि अवाम को भड़काया गया और अवाम को वर्गलाने के जो इल्ज़ामात हैं, ये तो बहुत ही संगीन नौयत के हैं, और 2 दिन का फिर जिस्मानी रिमांड पे दे दिया गया। देखिए, मेरा अपना ख्याल यह है कि इन तमाम मामलात में FI अपनी हदूद से तजावुज कर रही है। कि मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरे पर, आप मलिहा पर, किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर उनको कोई एतराज है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उसका कानून का तरीकाकार दर्ज है। आप नोटिस भेजें, हम अपनी सफाई देंगे आपको। अगर किसी ने कंप्लेंट की है, वो हमारे सामने बैठ के बात करेगा, जो तरीकाकार है। बिल्कुल। और उस तरीकाकार के मुताबिक जहां हम समझेंगे हमसे गलती हुई है, तो हम अपनी गलती मान लेते हैं। बिल्कुल सही। ये नहीं हो सकता कि आप दौस के जरिए, आप स्टेट की पावर के जरिए सिर्फ जर्नलिस्टों को एक पैगाम देने के लिए और उनको डराने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। तो हमारा तो आज भी FIA के काम देख लें, हमारी फाइलें पड़ी हैं 1950 से लेकर आज तक की, कि हमने तमाम मिलिट्री डिक्टेटर हो या सिविल डिक्टेटर हो, जिसने भी सिविल हुकूमत में या मिलिट्री डिक्टेटर ने प्रेस फ्रीडम पर अटैक किया, जर्नलिस्टों की आज़ादी छीनने की कोशिश की, हमने हमेशा उसके खिलाफ मज़ामत की है। और PFJ की ये हिस्ट्री है, आज तक हमने जो मूवमेंट में शुरू किया वो हमेशा कामयाब रही है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल अफजल भट्ट साहब, ये पीका कानून जो पहले ही बड़ा मुतनाज़ा सा कानून है, जिसमें जब गौर किया गया, जब देखा गया जो दफ़ात थी, तो वो तो बड़ी खौफनाक सी थी। इस तरह से तो तकरीबन हर वो सहाफ़ी जो अपनी डिसेंट, अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करे, इख्तलाफ राय रखता हो, उसका गला घोंटने के मुतरादिफ था ये पीका कानून। तो इसको अब इसका भी क्या इलाज आप लोगों ने सोचा है कि क्या हल हो कि हमारा, ठीक है, जहाँ पे गलत हो हमें अकाउंटेबल ठहराया जाए, लेकिन हमारी हरासमेंट भी ना हो? आखिरी सवाल। देखिए मलिहा, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है तो मीडिया उसकी आंखों का तारा होता है। बिल्कुल। जो ही वो जमात जो है वो हुकूमती बेंचों पे जाती है, तो वो इसी मीडिया को अपनी आंखों का कांटा समझना शुरू कर देती है। सही बात। अभी रिसेंटली जो इत्तेहादी हुकूमत खत्म हुई है जी, आपको भी याद होगा, मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जब हमने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ था जी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से फरतुल्लाह बाबर साहब हमारी उस पिटीशन में पार्टी बनने के लिए पिटीशन लेकर गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से। सही। मरियम औरंगजेब साहबा लेकर गई थी मुस्लिम लीग नून की जानब से, बिल्कुल, कि ये पीका एक ब्लैक लॉ है, PMJ इसको खत्म कराने के लिए कोर्ट में आई है, तो हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं जी। तो अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त भी उन्हें यही कहा था कि मैं जर्नलिस्टों की पिटीशन तो मेंटेन कर रहा हूं, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, बिल्कुल, आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। तो उस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है वो अपोजिशन बेंचों पर रहें और शायद हम इस लॉ को चेंज करने की पोजीशन में नहीं है। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें मौका भी दे दिया, वो हुकूमत में भी आ गए। जब वो हुकूमत में आए
तो वो ये सारी बातें भूल गए कि भाई वो एक ब्लैक लॉ खत्म करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी और फिर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप जाकर पार्लियामेंट के अंदर इस स्पीकर को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत से लॉ चेंज किए, बहुत सी आईनी तरमीम की, लेकिन टीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को वो बिल्कुल भूल गए। तो इसी तरह उस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम उस वक्त जब अदालत में जाते थे तो पीटीआई गवर्नमेंट से डिफेंड करती थी। बिल्कुल। आज पीटीआई अपोजिशन में है, वो आज हमारा साथ देना चाह रही है कि भाई ये ब्लैक लॉ है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक सांस रखना चाहिए कि ऐसा कोई लॉ जिससे प्रेस फ्रीडम पर जरा बाती हो, बिल्कुल, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों को पीएफजे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जिसके सदर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये इसमें तो कोई शक नहीं, ये बड़ी दुरुस्त बात कही अफजल भट्ट साहब ने कि जब भी कोई सियासी जमात इख्तदार में होती है तो फिर उसकी तरजीहात कुछ और होती हैं, फिर मीडिया की आज़ादी या मीडिया का मीठा लगना ये बड़ी एक नायाब सी बात रह जाती है। जबकि जब वो ऑपोजिशन में आते हैं तो बिल्कुल रवैया मुख्तलिफ हो जाता है, फिर मीडिया भी आंख का तारा होता है और फिर इनकी कोशिश होती है कि हम भी मीडिया की आंख का तारा बने रहें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, मीडिया हमारी आवाज़ उठाए, जो हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है मीडिया हमारी आवाज़ बने। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब आप इख्तदार में आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये वही मीडिया है जिसने हमेशा आपके पाकिस्तानी अवाम के और इदारों के कंसर्न्स को उठाया है, जिसको जहाँ ज़रूरत हुई है मीडिया पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ बना है। और सियासतदान तो ख़ास तौर पर आंखें माथे पर रख लेने के लिए बहुत शोहरत रखते हैं कि जिस वक्त इनकी कुर्सी चली जाती है तो उस वक्त मीडिया अच्छा, और जिस वक्त कुर्सी वापस मिल जाए तो उस वक्त मीडिया कौन, तू कौन, मैं कौन, और सो मच सो कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा सख्त दफात शामिल करने की कोशिश की जाती है इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज में। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मीडिया हो या दुनिया भर का, हर जगह मीडिया को किसी ना किसी हद तक रेगुलेट किया जाता है। जिस तरह हमारे टीवी चैनल्स को भी पैमरा रेगुलेट करते हैं, वो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन अगर किसी सहाफ़ी ने आपको सवाल पूछा और आपकी कारकर्दगी उससे एक्सपोज होती है तो उस पर नाराज़ होना ये तकरीबन हर हुकूमत का ही शेवा रहा। ख़ास तौर पे जो अभी इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें तो ख़ास तौर पे बड़ा ज़ोर रहता था इस बात पे कि जो सहाफ़ी जो चैनल्स मीठी मीठी बात करते हैं उनके साथ तो बड़ी खुशी से मुलाकातें भी होती थीं और बड़ा उनको सर आँखों पे रखती थी हुकूमत। लेकिन जिस वक्त जो लोग उन पे तनकीद करते थे, उनकी कारकर्दगी पर सवाल करते थे और जो पिछले क्लिप्स चला के कहते थे कि आप इक़्तिदार में आने से पहले क्या कहते थे और इक़्तिदार मिलने के बाद आपकी क्या गुफ्तगू है और उसकी डिस्क्रिपेंसी कितनी ज़्यादा है, तो वो लोग फिर मीठे नहीं लगते थे। तो ये एक बड़ा अलमिया है। बहरहाल हमने सोचा कि इस अहम मुकदमे पर भी बात की जाए। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के और प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनकी वापसी की तारीख़ 21 अक्टूबर अनाउंस की गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसको अनाउंस किया इस तारीख़ को, और अभी शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मुशावरत के लिए जब लंदन बुलाया गया तो बताया गया है कि बड़ी अहम बैठक जो है वहाँ पे चल रही है और कुछ बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। नून लीग में क्या चल रहा है, क्या गॉसिप है और आगे आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट करें, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है आज अपने प्रोग्राम में जनाब सेनेटर गौस न्याजी साहब को। आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। गौस न्याजी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब इसी साल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, कंफर्म हो गया है? जी बिल्कुल, आपको 21 अक्टूबर डेट तय है और तैयारी शुरू है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे सारी तैयारी शुरू है। शेड्यूल भी सारा आ गया है। पिगमी साहब आएंगे और पिगमी आए पाकिस्तान पे जलसा होगा। और चूँकि सलाह मशवरे के लिए शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था, दोबारा लंदन ये साल बुलाया है, तो वहाँ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद मीर साहब की कोई वापसी की भी कोई शायद ताख़ीर होगी। ऐसी बात नहीं है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि जनरल में इलेक्शन है, जी। तो
अक्टूबर में वो आना चाहिए, 2-3 में तो तैयारी में लग जाएंगे इलेक्शन की तैयारी में। और इलेक्शन के लिए उनका वहाँ यहाँ मुल्क में होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश है और उस पे है। कोई और मसले होंगे जिसके लिए उन्होंने वहाँ लंदन बुलाया है, कि किस तरह वहाँ से चलेंगे, कौन कौन साथ होगा, यहाँ कैसे रिसीव किया जाएगा, इस बलियो भी उधर है। तो उसमें कोई आज उनकी मीटिंग हुई है, एक मीटिंग तो काफी उस पे दोस्त वगैरह बैठते, दूसरी मीटिंग उनके अपने घर में होगी। सही। तो वो पे किसी इस बात में बहाम नहीं होना चाहिए कि मियां साहब क्या नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं। सही। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइए कि पिछले इलेक्शन में तो 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के पास बड़ा अपना तगड़ा बयानिया था, वोट काउंट आपका जितना भी हो, बहरहाल बयानिया बड़ा वो था कि वोट को इज्जत दो। लेकिन इस दफ़ा आपके पास क्या बयानिया है पाकिस्तानी अवाम के पास ले जाने के लिए? 16 माह की जो हुकूमत रही उसमें पीपल्स पार्टी तो हाथ झाड़ के कहती है कि हमारे पास तो ऐसी कोई मिनिस्ट्रीज़ थी ही नहीं कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोई फैसला साजी कर सकते, जो इनफॉर्मल हमारी डिस्कशंस होती हैं उनकी क़यादत के साथ। इसी तरह जो फजलुर रहमान साहब हैं वो भी नालान दिखाई देते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले फरमाया कि ये तो फैसला अदम एतमाद लाने का, PTI हुकूमत गिराने का, ये तो पीपल्स पार्टी का था, मेरी तो राय इसमें शामिल ही नहीं थी, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब ले दे के सारे का सारा जो 16 माह की हुकूमत का बोझ है वो नून लीग पर आ रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म आपके, वज़ीर ख़जाना आपके, इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह आपके, और प्रेडोमिनेंटली ज़्यादातर फैसले आप ही की क़यादत की जानिब से किए गए। बयानिया क्या होगा अगले इलेक्शन में आपका? जी बिल्कुल, हमें इस बात पे फख्र है कि हम अपने रियासत को बचाने के लिए आगे हैं और अप्रैल 2022 में हमने इक़्तिदार संभाला, जबकि हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के करीब था। हमें इस बात पर खुशी और फख्र है और हमें हमेशा फख्र करते रहेंगे। रही बात है जी इस पे बयानिया क्या होगा, बयानिया हमारा हुई है पहले, ये वोट की इज्जत तो बिल्कुल हम वही बयान लेके चलेंगे और अपना जो 16 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि अवाम को महंगाई का सामना है। लेकिन अवाम को हमें ये बताया कि महंगाई हुई क्यों, किसने महंगाई की, किसकी गलत पॉलिसी की वजह से, किसकी जारादारी की तरफ से, या किसके प्रेशर की वजह से, या किन्होंने हमें मुल्क को मीशत को तबाह किया, ये सारा अवाम को बताएंगे कि मुल्क को कैसे नुकसान हुआ। और आपने मियाँ साहब की तकरीर तो सुन ली होगी कि मियाँ साहब क्या कह रहे थे। मतलब यही था, मियाँ अभी जो पिछले परसों 2-4 दिन पहले अपने वर्कर्स से खिताब में उन्होंने यही कहा था कि मकसद तो यही है कि वोट को इज्जत दो, कि किस तरह एक अवाम का मैंडेट छीना गया और जिन यही PTI कहती है सेनेटर साहब, अब यही PTI कहती है कि हमें 2.25 करोड़ वोट डला था 2018 के इलेक्शन में, हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत गिरा दी, जो मियाँ साहब 2017 में कहते थे। उनकी हुकूमत क्या गिरा दी, वो एक आईनी तरीके से हमने हुकूमत को तब्दील किया, हमने कोई गैर कानूनी तरीके तो इस्तेमाल आप लोगों के साथ ज्यादती हुई थी जब मियाँ साहब को नाअहल किया गया था? बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं रहा कि जिन जजों ने फैसला दिया, बाद में खुद ही कहा कि ये मियाँ साहब को जो है वो गलत फैसला, गलत सजा दी गई है। ये कौन से जज साहब ने कहा था? डिक्शनरी के आके कि जी देखते रहे कि कोई ऐसी हमें चीज मिल जाए जिस बात पे मियाँ साहब को नाअहल किए जा सके। ये कौन से जज साहब ने कहा था सेनेटर साहब? मियाँ साहब को गलत सजा दी गई है, कौन से जज साहब ने कहा था? कौन सी? ये जो आपने फरमाया कि जिन्होंने सजा दी थी जज साहिबान ने, उन्होंने कहा कि हमने गलत सजा दी है, कौन से जज साहब ने कहा था? सारे जज साहबान ने, अभी उमरताब बदियाल साहब हैं, अभी उमरताब बदियाल क्या कमेंट्स थे कि जी सारी उम्र जो मियाँ साहब को नाअहल किया गया, ये गलत सजा दी गई है, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। इसी तरह और जो तो आसिफ सईद खोसा साहब और अजमत सईद साहब और साकिब निसार साहब, इनका भी नाम ले रहे हैं मियाँ साहब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ साथ। तो ये तो अब आपको नहीं लगता कि मुज़ाहमत के लिए इट्स टू लेट ना हो? क्योंकि ये वाली बातें आप करते थे, लोग भी आपके साथ, आपके सपोर्टर्स इस बात पे खड़े होते थे कि मुज़ाहमत कर रहे हैं आपके, हमने कोई मरियम बीबी के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आपकी सीनियर क़यादत जो दीगर है, कि हम इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर अदम एतमाद ना आती है ना कामयाब होती है, और हमने नहीं इस तरफ जाना। उसके बाद जब आपकी अदम एतमाद आ गई, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था या नहीं था? उनके अपने ही बयानात फिर हॉन्ट करते रहे उनको 16 माह की हुकूमत में। आपको क्या लगता है? अब देखो जी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी सपोर्ट नहीं की, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत को, जो इत्तेहादी थे,
जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से उनके साथ लगे हुए थे, इमरान खान की गलत पॉलिसियों और गलत निज़ाम हुकूमत की वजह से उससे तंग थे और उसकी इमरान खान को छोड़ना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था कि नहीं, हुकूमत को चलना चाहिए। जब इस्टेब्लिशमेंट को महसूस हुआ कि वाकई मुल्क में जो है वो एक हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमारा मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है, तो फिर उन्होंने उस हुकूमत की सपोर्ट छोड़ दी। जाहिर है, तो फिर जो इत्तेहादी को जो थे वो पहले नाराज थे, वो फौरन पीछे हट गए और हमारे साथ आ गए। नतीजन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक अदम एतमाद की तारीख जो है वो मंजूर हुई और उसको रोकने के लिए इमरान खान ने क्या असम्बली तक तोड़ दी। उसने इमरान खान तो ये कहता था कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ तो ठीक है, अगर हो और कोई है तो मुझे काबिल कबूल नहीं है, और उसके लिए वो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के वक़ार को सब कुछ दाव पे लगाने पे तैयार हो गए हैं और आज जेल की सलाखों पे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे होने हुए जो रोज दिए जाए और मुफ्त दिए जाए और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं, उन्होंने तो अपने वकला के जरिए पैगाम भिजवाया कि मुझे कोई सहूलियात नहीं चाहिए, और खबरदार किसी ने मेरे बिहाफ पे कहा। ये तो हमें उनके वकला बता रहे हैं कि डांट पड़ी है बाकायदा कि मेरे लिए कोई सहूलियात ना मांगे, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं, सच क्या है? उनको जो रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अब जो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है कि उनको खाने में ये दिया जा रहा है, ये सहूलतें हैं, वो आप देख लें। अच्छा, ये बताइए गौस साहब, ये बताइए सेनेटर साहब कि अब ये बड़ा एक अहम नुक्ता आपने उठाया कि हम ये बयानियां लेके जाएंगे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई है। तो ये थोड़ा सा आप बता दें, क्योंकि न्यूमेरिकली, स्टेटिस्टिकली अवाम को आप किस तरह कन्विंस करेंगे? जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो 6% का ग्रोथ रेट था, रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स थी, बम्पर क्रॉप थी, आपकी रोशन डिजिटल अकाउंट में बड़ी ज़बरदस्त पेमेंट्स वगैरह लोग कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, अपना पैसा ला रहे थे एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए 4.5 अरब वगैरह। तो ये बताइए कि आप अब किस तरह कन्विंस करेंगे? जब आपने कहा ना 16 माह की कारकर्दगी हम रखेंगे, तो बेशक आप ठीक है, आप ये कह दें कि जी PTI की हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें ये मुश्किल पेश आई, तो इस आपके बयानिए को क्या लाइकलीहुड है इस चीज़ का कि अवाम बाय कर लेगी? आपके पास स्टैट्स क्या हैं अपने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए? जी, सबसे बड़ी जो इमरान खान की गलती थी कि उसके पास कोई तजर्बाकार टीम नहीं थी। उसकी ये सबसे बड़ी तोप थी वो असद उमर थी, जिससे जो पहले 6 महीने में नाकाम हो गया। नतीजन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक समझाया कि आप इसको जो है ना, ये काम नहीं कर रहा, मुईशत पीछे जा रही है, आप इसको तब्दील करें। लाभाला इमरान खान को IMF का सहारा लेना पड़ा। जो स्टेप पहले लेना चाहिए था वो उसने आखिर में जब मजबूर होकर लिया, IMF के पास किया अपनी, तो उसने पूरी पाकिस्तान की मुईशत जो है वो IMF के हवाले कर दी। और ज़ाहिर है उसके जो आफ्टर शॉक्स थे, आफ्टर इफेक्ट्स थे, वो तो फिर 2-3 साल बाद ही आते हैं ना। जो IMF से मुआहदा उसने किया था और जिन कड़ी शराइत में मुआहदा किया था उसने, उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो फिर साल 2 बाद ज़ाहिर हुए, 21 में आना शुरू हो गए थे और चीज़ें को रेट बढ़ने शुरू हो गई थी। आप देख रहे हैं कि मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक लोग किस कदर तंग थे कि पंजाब में 10 ज़िमनी इंतखाब हुए, इसमें 9 मुस्लिम लीग नून जीती। अब देखो, हमने तो 22 में आते ही कहा था कि हमने रियासत बचानी है और रियासत बचाने के लिए हम आए। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 22 से लेकर जून 23 तक हमें IMF ने कोई किस्त नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिया। इसके बावजूद हमने 9 महीने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। हम अच्छा, IMF के पास तो इसहाक डार साहब भी गए थे, तो IMF के पास जाना गलत है? जी, IMF के साथ जाने लेकिन अपनी शरायत पे हम भी गए थे, 13 से 18 में हम भी गए थे और उन पे अपनी शरायत पे मुआहदा किया था और फिर हमने वो मुआहदा पूरा किया। और हमने फिर 17 में मियां साहब ने कह दिया था कि अब हमेशा के लिए हमने IMF को गुड बाय कर दिया। लेकिन फिर वही किरदार जो एक जिक्र मियां साहब ने किया वो है, और पाकिस्तान को फिर दोबारा IMF का सहारा लेना पड़ गया। तो ये तो वही हमारी हुकूमत ने तो वही IMF को मुआहदा भुगता है जो इमरान खान साहब जो है वो कर गए थे। अच्छा, इस वक्त सेनेटर साहब अगर आप ये देखें, ग्राउंड पे अगर आप देखें सिचुएशन, तो 2 सवाल रेज होते हैं जहन में कि अगर इमरान खान की हुकूमत इतना ही बुरा परफॉर्म कर रही थी मौशी तौर पर और अवाम इतनी तंग थी, तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि आप उनकी हुकूमत ख़त्म होने देते। आराम से 2023 में जब उनका दौर ख़त्म होता
तो लोग शुक्र करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत गई है, हम बड़े तंग थे उस महंगाई से, अब हम अपना मसीहा पीपल्स पार्टी को, नून लीग को या कोई भी तीसरी चौथी जमात को तस्लीम कर लेते हैं उसको। आप लोगों ने इनको ख़त्म क्यों नहीं करने दिया अपना टाइम? वो तो हीरो बन के उल्टा। आप देखें ना, बात वही आ जाती है कि एक हम परस सोचते कि जी अपनी सियासत बचाते, हम आगे ना आते कि जी ठीक है अभी इसको पाकिस्तान को गिरने दो, पाकिस्तान की मीशत को तबाह होने दो। फिर ऐसी स्टेज पे ये देखो इंटरनेशनल एजेंडा था और उन्होंने इमरान खान को जो मुसल्लत किया था, मकसद उनको यही था कि जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। और फिर एक पाकिस्तान का आपको पता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया की नज़रों में खटकता है, तो वो तो इस चक्कर में देख के डिफॉल्ट पाकिस्तान कर दे और फिर हम पाकिस्तान पर प्रेशर डालें और उसको न्यूक्लियर किसी एग्रीमेंट पे ले आए। तो ये तो हमारी जितनी मिच्योर सियासी बातें थी उसमें नून थी, पीपल्स पार्टी थी, जेयूआई थी और जो वतन पार्टी थी, इन सबने मिलकर एक तय किया कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये खिलाना पानी हो तो रहा है। ये मैच्योर सियासतदान जब आए तो अभी आप लोग फिर मईशत को किस हाल में छोड़ के गए हैं? स्टैट्स तो ये कहते हैं कि अभी ये देखें ना, जो आईएमएफ ने इसहाक डार साहब की इस दावे को झुटला दिया। डार साहब ने इदारा शुमारियात पर जोर डाल के कहा, ये भी पिछले हफ्ते डॉक्टर इकरामुल हक मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, माहिर मईशत, उन्होंने कहा जी कि डार साहब ने तो इदारे शुमारियात को फोर्स किया कि आपने 0.29% ग्रोथ रेट दिखाना है, मैं नेगेटिव में नहीं दिखा सकता, हम पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब आईएमएफ कहता है कि वो मनफी 0.5 था। अब तो देखो ना, ये तो बायशात तो जो आपस में लगे रहते हैं, शबरदैद ये अपनी छोड़ के जाता है, बाकी जितने दूसरे हैं वो कोई पंगारी साहब आते हैं वो अपनी छोड़ के जाते हैं, ये हर कोई अपना नजरिया पेश नहीं, करके ये चले आईएमएफ जाता है। की, वो आईएमएफ का बता रहे हैं कि आईएमएफ ने इसहाक डार साहब को कहा है कि ये गलत बात कर रहे थे कि मनफी में था ग्रोथ रेट। उसको अब मैं सबूत हम कहाँ से लें? मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट ही होते हैं। पाकिस्तान में 5000 मेगावाट की बिजली हमने ऐड की सिस्टम में, लोड शेडिंग का हमने बढ़ने नहीं दिया, अब अभी 1 से 2 घंटे होती है। तो ये बाकी महंगाई का मसला है, हम मानते हैं महंगाई बिल्कुल दो वजूहात है। एक, अब जो महंगाई अब चल रही, दो, एक तो इंटरनेशनल पे है महंगाई, ठीक है, नो डाउट, और दूसरा ये है कि पुअर गवर्नेंस पुअर है। हमारे जो हुकूमत की थी हमने 12 पार्टी के साथ की थी और फिर 12 लोगों को मना के साथ चल रखना पड़ता था। सही। तो फिर इस पे मसाइल थोड़े पेश आए, सही। लेकिन जब इंशाल्लाह हमें इमाम मैंडेट देके आप देखेंगे महंगाई बिल्कुल रिवर्स होगी और महंगाई इंशाल्लाह हम वही जो 17 में महंगाई थी उस लेवल की महंगाई को ले आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस साहब, आप मौजूद थे। नाजरीन, सेनेटर गौस नियाजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाल्लाह रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।